इंसान में गैसों का तबादला एक ख़ास सिस्टम के ज़रिए होता है, या जानवरों में गैसों का तबादला एक ख़ास सिस्टम के ज़रिए होता है जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो बड़े हिस्से हैं, दो मेन पार्ट हैं। एक एयर पैसेजवे यानी हवा का रास्ता, और दूसरा लंग्स यानी फेफड़े। तो सबसे पहले हम एयर पैसवे हवा का रास्ता पढ़ते हैं। कि हवा किस रास्ते से गुजरकर इस सिस्टम में दाखिल होती है। तो ये डिटेल इसकी बयान करने से पहले थोड़ी सी डायग्राम। सबसे पहले नाक के बाहर जो दो सुराख हैं इनको नॉस्ट्रल्स कहते हैं। जब बाहर खुलते हैं तो इनको आउटर नॉस्ट्रल्स, और जब ये अंदर खुलते हैं तो इनको इनर नॉस्ट्रल्स कहते हैं। और इनके दरमियान एक कैविटी होती है जिसको नेजल कैविटी कहते हैं। यानी हवा सबसे पहले नॉस्ट्रल के जरिए नेजल कैविटी में दाखिल होती है। तो इस नेजल कैविटी में बाल होते हैं। ये बाल हवा को साफ करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं। इसी तरह इस नेजल कैविटी में ये म्यूकस भी हवा को साफ करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं। तो ये बाल और म्यूकस दोनों मिलकर एक तो हवा को साफ करते हैं और दूसरा ये हवा का टेम्परेचर जिस्म के बराबर कायम करते हैं। इस नेजल कैविटी के बाद आगे हवा जब दाखिल होती है तो इसको फेरेंक्स कहते हैं। ये फेरेंक्स एक वो जगह है जो हवा के लिए भी है और खुराक के लिए भी है, यानी हवा और खुराक दोनों के काम आती है, दोनों का मुश्तरका रास्ता है। अब फेरेंक्स से होती हुई हवा आगे दाखिल होती है तो इस जगह पर ये दो हिस्सों में नालियां तकसीम हो जाती हैं। एक खुराक की नाली है और एक हवा की नाली है, लेकिन आज हम सिर्फ हवा की नाली को पढ़ेंगे। इस नाली के ऊपर मसल का बना हुआ एक पर्दा होता है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। इस एपिग्लॉटिस के नीचे सुराख होता है जिसको ग्लॉटिस कहते हैं। ये एपिग्लॉटिस मसल के जरिए खुद ब खुद इन नालियों को कंट्रोल करता है। जब हम हवा सांस ले रहे होते हैं तो उस वक्त ये इस नाली को, सांस की नाली को खोल देता है और खुराक वाली नाली को बंद कर देता है। और जब हम खाना खा रहे होते हैं, खुराक खा रहे होते हैं, तो फिर ये सांस वाली नाली को बंद कर देता है और खुराक वाली नाली खोल देता है। इस
ग्लाटिक्स के नीचे सांस की नाली है जिसको लेरिंक्स कहते हैं। यानी पहले एपिग्लाटिस और एपिग्लाटिस के बाद ग्लाटिस। इससे हवा होते हुए आगे दाखिल हो जाती है नाली में जिसको लेरिंक्स या एयर पाइप। अब जब हवा में दाखिल होती है तो इस लेरिंक्स के अंदर कार्टिलेज के बने हुए पर्दे होते हैं जो सी शक्ल के दोनों साइडों पर होते हैं। ये कार्टिलेज के पर्दे जो है ये इस लेरिंक्स को सिकुड़ने से बचाते हैं। जब इसमें से हवा निकल जाती है तो फिर खाली पाइप जो होता है इसको ये सिकुड़ने से बचाते हैं। इसी तरह इस लेरिंक्स के अंदर रेशेदार पट्टियां भी होती हैं जिनको वोकल कॉर्ड कहते हैं। तो ये वोकल कॉर्ड जब हवा इन वोकल कॉर्ड से टकराती है तो यहाँ से आवाज़ भी पैदा होती है। यानी जब हम बोलते हैं तो जबड़ों की हरकत, ज़ुबान की हरकत और इन वोकल कॉर्ड की हरकत से एक ख़ास किस्म की आवाज़ पैदा होती है जिसको हम बोलना कहते हैं। तो ये वोकल कॉर्ड ही इंसान को बोलने के काबिल बनाते हैं। ये सिर्फ इंसान में एक खसूसियात पाई जाती है, बाकी किसी जानवर में ये नहीं पाई जाती, इसलिए इंसान को अशरफुल मखलूकात भी कहते हैं। यानी इंसान को अशरफुल मखलूकात सिर्फ इन्हीं वोकल कॉर्ड के ज़रिए ही कहा जाता है, क्योंकि ये वोकल कॉर्ड ही इंसान को वाइब्रेशन के ज़रिए आवाज़ पैदा करने देते हैं, आवाज़ पैदा होती है। बाकी कोई जानदार जो है वो आवाज़ पैदा नहीं कर सकता, ख़ास किस्म की आवाज़ नहीं बोल सकता। तो इंसान इसी वोकल कॉर्ड के ज़रिए ही बोलता है। तो ये आवाज़ पैदा होती है जिसकी वजह से इंसान अशरफुल मखलूकात कहलाता है। ये वोकल कॉर्ड अशरफुल मखलूकात बनाने के लिए इंसान को कि सिर्फ एक खसूसियात ये वोकल कॉर्ड ही नहीं है, बेशुमार खसूसियात हैं, लेकिन उनमें से एक ये भी है जिसकी वजह से इंसान मुख्तलिफ ज़ुबानें बोल सकता है और मुख्तलिफ ज़ुबानों को पहचान भी सकता है, पहचानने के लिए और बोलने के लिए। बाकी जानवर सिर्फ आवाज़ पैदा कर सकते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते, उनकी कोई आवाज़ की समझ नहीं आ सकती कि क्या कहते हैं। इसके बाद ये जब लेरिंक्स नीचे आती है तो इसको ट्रैकिया कहते हैं। ऊपर इसी नाली का नाम लेरिंक्स है और जब नीचे आती है तो इसको ट्रैकिया कहते हैं। ये ट्रैकिया इंसान में तकरीबन 10 इंच लंबी होती है और आगे जाकर ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। दोनों साइडों के ट्रैकिया जब आगे तकसीम होते हैं तो इनको ब्रोंकस सिंगल है, ब्रोंकाई जमा है। यानी एक नाली को ब्रोंकस कहते हैं और दोनों को ब्रोंकाई कहते हैं। ट्रैकिया से होती हुई आवाज आगे ब्रोंकस में, और ब्रोंकस में भी कार्टिलेज के पर्दे होते हैं। आगे दोनों साइडों के ब्रोंकस जो है वो अपने अपने फेफड़े में खुलती हैं। अब ये इनको दोनों साइडों के ब्रोंकस या ब्रोंकाई जो है वो आगे फेफड़ों में खुलते हैं। जब ये ब्रोंकाई या ब्रोंकस फेफड़ों में दाखिल होती है
तो ये मुख्तलिफ नालियों में तकसीम हो जाती है। सबसे पहले जब ये नालियों में तकसीम होती है तो इनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब ये ब्रोंक्यूल्स आगे जाकर मज़ीद छोटी नालियों में तकसीम हो जाती हैं और एक जाल की शक्ल बना लेती हैं, पूरे फेफड़े को घेर लेती हैं। आगे इन नालियों को एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। इन एल्वियोलर डक्ट ब्रोंक्यूल से बारीक और पतली होती हैं। और एल्वियोलर डक्ट आखिरकार हवा के खानों में तकसीम हो जाती हैं। इन हवा के खानों को एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई वो जगह हैं जहाँ पर गैसों का तबादला होता है। जब गैस हवा दाखिल होती है, जिस्म में दाखिल होती है, तो ये मुख्तलिफ रास्ते से गुजरते हुए आखिरकार एल्वियोलाई तक पहुँचती है। और एल्वियोलाई सेल की सिंगल तह पर मुश्तमिल होते हैं। और यहाँ से हवा खून में शामिल हो जाती है, यानी ऑक्सीजन जो है वो खून में शामिल हो जाती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ही एल्वियोलाई में वापस छोड़ी जाती है और एल्वियोलाई से फिर वापस बचलते हुए एल्वियोलर डक्ट में और एल्वियोलर डक्ट के बाद ब्रोंक्यूल्स में और फिर ब्रोंकस, लेरेंक्स, ट्रैकिया से होती हुई नाक के जरिए, नॉस्ट्रल के जरिए बाहर हवा में खारिज कर दी जाती है। तो ये है हवा का रास्ता, यानी हवा कैसे किस रास्ते के जरिए जिस्म में दाखिल होती है। उसके बाद दूसरा इसका हिस्सा है लंग्स, यानी फेफड़े। तो जिस तरह एक साइड पर नालियाँ बनती हैं, सेम इसी तरह दूसरी साइड पर भी ये ब्रोंक्यूल, ब्रोंकस और एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोल मुश्तमिल है। तो फेफड़े जो है वो थोरैक्स में, यानी सीने के खिलाफ में तमाम जानदारों में फेफड़ों का एक जोड़ा होता है और इसके ऊपर रिब्स मसल यानी पसलियाँ जो है वो इसकी हिफाजत करती हैं। तमाम जानदारों में फेफड़ों का एक जोड़ा होता है और रिब्स मसल यानी पसलियाँ जो हैं वो इसकी हिफाजत करती हैं। अब पसलियों के, इंसान में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। बारह जोड़े पसलियों के, इनके साथ मसल्स लगे होते हैं जिनको इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं। ये इंटरकॉस्टल मसल सिकुड़ते और फैलते हैं जिससे फेफड़ों में हवा दाखिल और खारिज होती है। और फेफड़ों के नीचे, दोनों साइडों के फेफड़ों के नीचे मसल की बनी हुई एक मोटी तह होती है जो गुंबद नुमा डोम शेप होती है। इस तह को डायाफ्राम कहते हैं। तो ये डायाफ्राम जब फैलती है ये फेफड़ों को दबाती है, ऊपर से रिब्स मसल सिकुड़ते हैं, वो इनके ऊपर दबाव डालते हैं जिससे हवा फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। और जब डायाफ्राम सिकुड़ती है ये नीचे आ जाती है और पसलियाँ, रिब्स मसल ऊपर उठ जाते हैं, फेफड़ों का खिलाफ बढ़ जाता है जिसके ज़रिए हवा फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। तो फेफड़ों में हर फेफड़े की 2 दीवारें होती हैं। जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं।
बाहर वाले को आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और अंदर वाले को इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान एक लिक्विड होता है जो इसको लुब्रिकेशन से बचाता है, इसकी हिफाजत करता है। तो ये लेफ्ट लंग्स जो है, बायां फेफड़ा जो है वो साइज में थोड़ा सा छोटा होता है और उसके 2 लूब्स होते हैं। और दायां फेफड़ा जो होता है, राइट लंग्स जो होता है, वो साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है और उसके 3 लूब्स होते हैं। और ये दोनों मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन और इसके अंदर फ्लूइड, ये मिलकर एक लंग्स बनाते हैं। हाँ जी, प्लूरल मेम्ब्रेन बाहर वाले को आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कहेंगे और अंदर वाले को इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कहेंगे। और इसके दरमियान जो लिक्विड है, फ्लूइड है, वो इसको लुब्रिकेशन यानी रगड़ से बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है, लुब्रिकेशन करता है इसकी। और इसमें राइट लंग्स जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके 3 लूब्स होते हैं। और लेफ्ट बायां फेफड़ा जो है वो साइज में थोड़ा सा छोटा होता है। इस दायां फेफड़े के 3 लूब्स होते हैं और इसके 2 लूब्स होते हैं। तो ये है आज का हमारा लेक्चर। यानी इन लूब से मुराद इसके उभरे हुए हिस्से होते हैं, इसके उभार को कहते हैं, उभार या लूब्स, उभरे हुए हिस्से। तो आज का हमारा लेक्चर इख्तिताम पज़ीर है। अल्लाह हाफिज़।